हेलो 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 माय ज्वालामुखीज, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे। आई होप कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे आज के सेशन के लिए तैयार हैं और बहुत ही मेहनत से अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बच्चों, ये वाला जो सेशन होने वाला है, ये पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों की इतनी ज्यादा जो डिमांड आ रही थी कि मैम हमें प्लीज बता दो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो यार, यहां पर जितनी भी हमारी सिलेबस की इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, उनका मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, ताकि कल को एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए कि इस पिक्चर को एक्सप्लेन करो, तो व्हाटएवर इट इज, आप लोग उस चीज को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यार, ध्यान से एक एक पिक्चर का जो मतलब है उसको फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं, ताकि आपकी झटपट ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की रिवीजन है वो हो सके। फटाफट से आ जाओ यार। यहां पर हमारा सबसे पहली इमेज को अगर मैं एनालाइज करूं, तो यहां पर ये इमेज हमको दिखाई दे रही है, जहां पर हम देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और वो एक तरीके से ये एक महाराजा हैं जो कि प्रिंसली स्टेट के महाराजा होते थे। उनसे क्या कह रहे हैं कि नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू। मतलब एक तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड मेनी प्रिंसली स्टेट्स दैट वर रूल्ड बाय किंग्स या फिर महाराजास। आजादी के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। आपको याद होगा कि उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने के लिए बहुत दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि प्रिंसली स्टेट के जो रूलर होते थे, इनके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों पे कंट्रोल हुआ करता था अपने प्रिंसली स्टेट के। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यार, जब हमें उन्हें इंडिया में शामिल करना था तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो हमारे इंडिया को चाहिए थी, इन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से छीननी थी। तो सिंपल सी बात है कि बट दीस पावर्स वर टेकन अवे एंड गिवन टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये सारी पावर्स प्रिंसली स्टेट के रूलर्स से ले ली जाती हैं और इंडियन गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आप मत उठो, आप बस मुझे पावर्स दे दो, दैट्स इट। चलिए आगे आते हैं। ये नेक्स्ट इमेज है, यहां पर बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करी गई है, जिसके अंदर से जो है एक जीनी निकल के आ रहे हैं। बेसिकली वो जीनी को यहां पे यही बोला जा रहा है कि coaxing the genie back asked if the state reorganization commission could contain the genie of linguism। यार बेसिकली इस पूरे के पूरे इमेज में ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, उनको एक डर था कि अगर हम लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स को डिवाइड करेंगे तो कहीं हमारे कंट्री के अंदर सेपरेटिस्ट जो सेंटिमेंट है वो ना आ जाए। ठीक है, तो ये उसी डर को ही बताता है कि द कार्टून डिपिक्ट्स लिंग्विज्म एज अ पावरफुल अनकंट्रोलेबल जीनी। तो ये जो डिमांड थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करने की, भाषा के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करने की, वो एक अनकंट्रोलेबल डिमांड है जो कि इंडिया के हर अलग अलग कोने से आ रही थी। तो वही बताया जा रहा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और ये पर्टिकुलरली लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड है, जो कि वो एक तरीके से वो जीनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वही बात है, हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द लैंग्वेज बेस्ड डिमांड्स फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड्स आ रही थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो मैनेज उनसे उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो रही थी। तो उसी चीज को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। चलिए नाउ, ये जो नेक्स्ट इमेज है बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी के हाथ में प्राइम मिनिस्टर का ट्रॉफी जो है वो पकड़ के खड़ी हैं और यहाँ पे सारे के बाकी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो खड़े हैं और यहाँ पे मोरारजी देसाई है, वो रेस में भागना ही चालू है। तो हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद में बच्चों एक तरीके से हम बोल सकते हैं दो लीडर्स थे जिनके बीच में चुनना था कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होने वाला है। तो वहां पे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर दिया था एंड मोरारजी देसाई वाज द अदर ऑप्शन। लेकिन वो अभी तक रेस में भागे भी नहीं थे, मतलब उन्होंने अभी तक कुछ चालू भी नहीं हुआ था और एकदम से जो लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को चूज कर लिया था। तो इसी चीज को ये डिपिक्ट कर रहा है। Contest resolved through a secret ballot among Congress MPs. Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing the support of more than 2/3 of the party's member of parliament. तो एक सीक्रेट बैलेट, एक सीक्रेट वोटिंग करा लिया गया, जहां पर एक तरीके से हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बना दिया नेक्स्ट कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो वही चीज बताई जा रही है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा तो ऐसा देखने को नहीं मिला था, जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पर बच्चों दिस इमेज पर्टिकुलरली, इसको लेफ्ट हुक बोला गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस इमेज का नाम क्या है। तो द लेफ्ट हुक published after the victory of V.V. Giri, the boxer with the garland, over the nominee of the syndicate represented here by Nijalingappa। तो यहाँ पे यार बेसिकली
कांग्रेस के जो हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो हार जाते हैं और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जिनको सपोर्ट करा था प्रेसिडेंट बनने के लिए वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पे वीवी गिरी बिल्कुल ऐसे फूल की माला पहन के खड़े हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स लेके खड़े हैं। बेसिकली वो जीते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको सपोर्ट करा है, तो वो सीक्रेटली ऐसे अपना बॉक्सिंग ग्लव पीछे रख के खड़ी हैं। तो यार वही बात है, यहाँ पर अगेन उन्होंने अपने लेफ्ट हाथ में बॉक्सिंग ग्लव पहना है जो कि उनकी लेफ्ट ओरिएंटेशन को दर्शाता है कि वो उस टाइम लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन की टुवर्ड्स टिल्टेड थी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस पिक्चर इज एक्सप्लेनिंग। चलो आगे आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे तो अलग अलग लोग बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हर पोजीशन जो है जीतने की वहां पर हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ही खड़ी हैं। तो ये बताता है बच्चों एक तरीके से ग्रैंड finish is how a cartoonist interpreted the outcome of the 1971 elections. Players on the ground are the then leading opposition figures. तो ये सारे opposition के लोग हैं जो कि खुद ये सोच रहे थे कि I can't believe it, I thought I was coming first, you second and he third. मतलब opposition ये बात कर रहा है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं first आने वाला हूँ, तुम second, तुम third, लेकिन हुआ क्या 1971 के इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़े हम बोल सकते हैं कि बहुमत से जीती थी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है हर तीनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके खड़ी हैं, which shows the immense कांग्रेस विक्ट्री। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों एक तरीके से इंदिरा गांधी इलेक्शंस तो जीती हैं, बट उस ट्रॉफी में से एक हम बोल सकते हैं एक पुअर पर्सन जो है आगे आके बोल रहा है कि भाई तुमने तो गरीबी हटाओ का वादा करा था, लेफ्ट ओरिएंटेशन पॉलिसीज को अपनाया था, तो फिर अब गरीबी हटाओ। ठीक है, तो एक तरीके से वही डिमांड को शोकेस करा जा रहा है कि अब वो गरीब बोल रहे हैं कि गरीबी हटाओ ना, अब आपने तो वादा करा था, तो वो चीज है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर एक और इमेज है बच्चों जहां पे वी कैन सी इंदिरा गांधी एक तरीके से क्या कर रही है, अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे हैं और जैसे यहाँ हरियाणा लिखा है, राजस्थान लिखा है, पंजाब लिखा है, एंड शी इज लाइक प्लेसिंग द पीपल फ्रॉम हर पार्टी। उनको जिस स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर बनाना है वो खुद से उनको सिलेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली वो चीज यहाँ पर हमको दिखाई देती है इस कार्टून के थ्रू। हाईलाइट्स दैट ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज एरा selection of the chief ministers became highly centralized, weakening democracy within the party and reducing the independence of the state leaders. तो स्टेट लीडर्स का कोई इतना ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं था। इंदिरा गांधी ने पूरी पावर जो है एक तरीके से सेंट्रलाइज कर ली थी। सारी पावर जो थी कंट्री के अंदर वो कांग्रेस पार्टी के पास आ चुकी थी, तो प्राइम मिनिस्टर के पास आ चुकी थी। ठीक है, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड उनके हिसाब से उनको जो लीडर्स लग रहे हैं वो उनको बना रही हैं। तो एक तरीके से वो लीडर्स उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको हर चीज प्राइम मिनिस्टर की माननी पड़ेगी। इट्स लाइक दैट। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे बच्चों अब एक तरीके से सेफ डेमोक्रेसी का नारा जयप्रकाश नारायण जो है वो लगा रहे हैं और यहाँ पे बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि लुक ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट chaos एंड ग्रैब पावर। बहुत ही सार्कास्टिक कार्टून है ये, because the cartoon criticizes how accusations like anti-democratic can be used selectively, sometimes to silence dissent rather than protect democracy. तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जैसे करप्शन था, लॉलेसनेस, कानून को उतना फॉलो नहीं किया जा रहा था, वायलेंस हो रही थी कंट्री के अंदर, लेकिन अगर एक इंसान आवाज उठा रहा है कि डेमोक्रेसी को बचाओ, तो किस तरीके से जो लीडर्स है कांग्रेस पार्टी के वो बोल रहे हैं कि ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है। मतलब वो देख नहीं रहे हैं कि रियलिटी क्या है, वो बस ये बोल रहे हैं कि ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है कि कोई जो है प्रोटेस्ट कर रहा है हमारे खिलाफ में। तो जो डिसेंट यानी कि जो लोगों का हम बोल सकते हैं जो नाराजगी आ रही थी कांग्रेस के अगेंस्ट में, इन्होंने उस चीज को नहीं देखा, बल्कि बस ये देख रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करने बैठा है। तो वो वाली बात है कि ऑल्दो जयप्रकाश नारायण एक तरीके से सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहे थे, बट यहाँ पर लोग उनको ऐसे बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे थे, वो चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी आगे ये नारा लेके खड़ी हैं कि आई टॉपल्ड द जनता गवर्नमेंट, बट पीछे जनता गवर्नमेंट के लोग क्या बोल रहे हैं कि दैट्स अ लाई, एवरीबडी नोज वी ऑल वर्कड फॉर 2 years एंड ब्रॉट इट डाउन। तो बेसिकली ये बताता है कि इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं करा जनता गवर्नमेंट को हराने के लिए, बल्कि जनता गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी हार के लिए। तो वही बात हो रही है, इंदिरा गांधी क्लेमिंग फुल क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट, बट द ग्रुप बिहाइंड represents the reality that the government collapsed largely because of its own internal division. तो जनता गवर्नमेंट खुद ही इंटरनली इतनी डिवाइडेड थी कि खुद ही उन्होंने ही बच्चों अपने आप को हरवा दिया। वो अपना सपोर्ट ही गेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने ही हरवा दिया अपने आप को, बल्कि उन्हीं की वजह से वो खुद हारे हैं, ये बात है। चलिए आगे देखते हैं। इस इमेज के अंदर सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय वीपी सिंह। तो वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है जिसको सपोर्ट मिला था किसके द्वारा, लेफ्ट फ्रंट, लेफ्टिस्ट पार्टीज भी सपोर्ट करी थी, लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय ज्योति
बासु एज वेल एज द बीजेपी रिप्रेजेंटेड बाय एल के अडवाणी। तो यहाँ पे राइटिस्ट लेफ्टिस्ट दोनों पार्टीज का सपोर्ट मिलकर एक तरीके से यहाँ पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को बनाया गया था, वो पावर में आई थी, तो वो चीज यहाँ पर दर्शाई जा रही है। आगे देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर वी कैन सी कि द कार्टून appeared in 2003 when the European Union's initiative to draft a common constitution failed. Why does the cartoonist use the image of the ship Titanic to represent European Union? तो एक तरीके से बच्चों आप सभी को पता होगा कि टाइटैनिक जो शिप है वो डूब गई थी, तो यहाँ पे वही बात है कि एक तरीके से यूरोपियन यूनियन इज दैट टाइटैनिक शिप जिसकी जो कोशिश थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वो सफल नहीं रही, तो एक तरीके से वो कोशिश भी डूब गई, तभी उसको एक टाइटैनिक शिप की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए आगे आते हैं, यहां पर एक और फ्लैग हमें दिख रहा है, दिस इज द आसियान फ्लैग। आसियान फ्लैग पे अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू के अंदर आता है तो आप यहाँ पे बच्चों रीड कर लो। आसियान का लोगो है 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, या पैडी मतलब होता है चावल, राइस, ठीक है। 10 स्टॉक्स है राइस के, रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं आसियान का हिस्सा, उसी को ये स्टॉक्स ऑफ राइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच आर बाउंड टुगेदर, जो जुड़े हुए हैं साथ में इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। तो उनके बीच में दोस्ती है, उनके बीच में जो है भाईचारा है, तो वही ये जो है डिपिक्ट करता है इनका फ्लैग। साथ ही में द सर्कल सिंबलाइजेस द यूनिटी एंड दिस सर्कल सिंबलाइजेस द यूनिटी बिटवीन देम, उनके बीच में जो एकता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ऑलराइट, चलिए नाउ दिस नेक्स्ट कार्टून एज यू गाइस कैन सी, बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन आर टू सिंबल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। तो ग्रेट वॉल और ड्रैगन दो सिंबल्स हैं जो हम चाइना से एसोसिएट करते हैं या जिससे चाइना को रिप्रेजेंट करा जाता है। दिस कार्टून यूजेस बोथ दीज टू डिपिक्ट चाइनाज इकोनॉमिक राइज, और एक तरीके से वही दिख रहा है कि वर्ल्ड पे कैसे ग्रेट वॉल और ड्रैगन जो है वो एक तरीके से इकोनॉमी चाइना की आगे बढ़ रही है, तो उसी चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में हु डू यू थिंक इज द लिटिल मैन इन दिस कार्टून, कैन ही स्टॉप द ड्रैगन। ये अब लिटिल मैन पे ना बहुत बारी सवाल उठता है कि कौन है ये, तो यार बेसिकली दिस लिटिल मैन डिपिक्ट्स द बिग वर्ल्ड पावर्स, स्पेसिफिकली द यूएसए, जो कि एक तरीके से चाइना की पावर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बट असफल है, क्योंकि चाइना तो बहुत तेजी से ग्रो कर ही रहा है, तो चाहे कोई भी रोकने की कोशिश कर ले वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा बिकॉज चाइना इज ग्रोइंग। ओके, तो वो वाली चीज है। यहाँ पे वही बात है कि स्मॉल मैन रिप्रेजेंट्स अदर कंट्रीज, स्पेसिफिकली अगर कोई पूछ ले या कोई ऑप्शन आ जाए तो यस बिग कंट्रीज लाइक द यूएसए trying to resist the rise of China, but the cartoon suggests that China's growth is too powerful to be easily stopped. चाइना की ग्रोथ इतनी पावरफुल है कि आप उसको इजिली रोक नहीं सकते, चाहे आप कितने भी कोशिशें यहाँ पे कर लो, ठीक है, अपनी साइड से फुल एफर्ट कर लो, बट यू कैन नॉट स्टॉप चाइना, वो वाली बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्टून यहाँ पर आता है, हम देख रहे हैं देन एंड नाउ, मतलब पुरानी बात हो रही है और अभी की बात हो रही है। तो देन में हम देख सकते हैं माउस लिटिल रेड बुक, और नाउ में हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाइप। तो यार यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है, दिस कार्टून पॉइंटिंग आउट द आयरनी दैट व्हाइल चाइना इज स्टिल ऑफिशियली कम्युनिस्ट, चाइना अपने आप को एक कम्युनिस्ट देश बोलता है, it has embraced many capitalist practices, especially since the economic reforms began in the late 20th century. The red color ties both eras together, but its meaning shifts from revolutionary communism to corporate style power and wealth. तो बच्चों हल्का सा यहाँ पे जैसे पहले की बात करी जा रही है, जब चाइना एक तरीके से अपने वर्ल्ड से जितने भी रिश्ते नाते थे सबको तोड़ चुका था, आइसोलेशन में जा चुका था, जब बिल्कुल चाइना सोवियत मॉडल से कम्युनिज्म अडॉप्ट करके चल रहा था, तो पुरानी बात है। लेकिन अब वो टाई है, उन्होंने टाई पहन ली है, दैट मीन्स कि उनका थोड़ा जो कैपिटलिस्ट साइड पे हम बोल सकते हैं जो टिल्ट है, जब चाइना ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करा, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो चाइना है वो थोड़ा सा कैपिटलिज्म की टुवर्ड्स शिफ्ट हुआ, और उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इस टाई के थ्रू, ठीक है, जो थोड़ा वेस्टर्न सिंबल है। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना को एक साइकिल की तरह दिखाया गया है और चाइनीज बाइसिकल बोल रहे हैं, और इस बाइसिकल के अंदर आगे जो है कम्युनिज्म का सिंबल है और पीछे जो है डॉलर बना हुआ है। अगेन फ्रंट व्हील में सिंबल है कम्युनिज्म का, जिसमें हैमर और सिकल बना हुआ है, रिप्रेजेंटिंग चाइनाज कंटिन्यूड वन पार्टी पॉलिटिकल कंट्रोल। तो यार पॉलिटिकल सेंस में चाइना अभी भी वही एक ही पार्टी के हाथ में पावर होना, एक ही पार्टी जो है पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर लिए, उस चीज को दर्शा रहा है पहला व्हील। एंड द बैक व्हील शोज अ डॉलर साइन रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म एंड मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक अगर हम स्थिति देखें चाइना की, तो वो इकोनॉमिक स्थिति कैपिटलिज्म की टुवर्ड शिफ्ट हो गई, मार्केट ड्रिवन ग्रोथ की बात हो रही है। डॉलर साइन बेसिकली वही यूएसए वेस्टर्न आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ही साइकिल है
चाइना की, जिसमें एक जगह कम्युनिज्म भी है और एक जगह एक तरीके से हम देख सकते हैं कैपिटलिज्म भी है, और उन्हीं दोनों चीजों को चाइना जो है बैलेंस कर रहा है। चाइना पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है, गवर्नमेंट टाइट पॉलिटिकल कंट्रोल मेंटेन करती है वाइल अलाउइंग एंड इवन एनकरेजिंग द मार्केट कॉम्पिटिशन, प्राइवेट बिजनेस एंड ग्लोबल ट्रेड। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहा है चाइना, इसी चीज को यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये है सार्क का समिट, जहां पर सारी जो हमारी सार्क की कंट्रीज हैं अपनी सीटें छोड़ के जा रही है नाराज होके। जैसे शादी में रिश्तेदार नाराज होते हैं ना, ये वैसे नाराज होके जा रहे हैं सार्क के समिट से। ऐसा क्यों है? So this cartoon suggests that the SAARC meetings often fail to achieve meaningful cooperation because member countries avoid sitting down and engaging seriously with each other. तो बेसिकली इस कार्टून के अंदर ये डिपिक्ट करा जा रहा है कि सार्क की जितनी मीटिंग्स होती हैं वो एक तरीके से, जब मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग का पर्पस यही होता है कि सारे लीडर्स साथ में बैठेंगे, मिलेंगे, नेगोशिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पर वो जो कोऑपरेशन चाहिए वो उसको एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम देखते हैं बच्चों इस एरिया में वैसी टेंशंस बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत चलते रहते हैं कंट्रीज के बीच में, एंड सीरियसली कंट्रीज जो है एक दूसरे से एंगेज नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती, उतना पीसफुल यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई वो कोऑपरेट ढंग से नहीं कर पा रही हैं, उसी चीज को सजेस्ट कर रहा है कार्टून। चलिए, तो इसी के साथ यार मैंने आपको जितनी मेजर इमेजेस जिनसे सवाल बन सकते हैं वो सारी मेजर इमेजेस बता दी हैं, उनका क्या मीनिंग है ये बता दिया है। तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल आ जाए, तुम्हें अगर ये पिक्चर्स का मतलब पता है तुम उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बता सकते हो, और अगर बच्चों एमसीक्यू आता है तब तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक बारी बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।